हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए सीटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ईवीएस का फोर्थ प्रैक्टिसर लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि मैं आपके साथ सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था ईवीएस का, स्लॉथ के बारे निम्न में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं। स्लॉथ 10 वर्ष नहीं जीते, स्लॉथ 17 वर्ष जीते हैं, बिल्कुल गलत। और फोर्थ ऑप्शन है स्लॉथ 40 वर्ष जीते हैं और वृक्ष की शाखा से लटककर सोते हैं। जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर रहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्लॉथ 40 वर्ष तक जीते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे तक वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटककर मस्ती से सोते हैं। ना कि 20 घंटे सोते, 17 घंटे सोते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और इसमें लास्ट वाले ऑप्शन में ये भी सही था। अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये भी ऐड होता, ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर जीते हैं, इसका ये भी आंसर सही था, ये वाला। बट इसमें ना 20 घंटे दिया है, 20 घंटे नहीं सोते, स्लॉथ 17 घंटे सोते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊन के ऊष्मारोधी होने का क्या कारण है? जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है? ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऊनी रेशे के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं वायु ऊष्मारोधी है। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। ऊनी रेशे मोटे होते हैं वह ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। इसका राइट आंसर होगा आपका ऊनी रेशे के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु ऊष्मारोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिसके किसी किनारे पर अरब सागर है, वह कौन सा है? कौन से राज्यों के समूह के किनारे पर अरब सागर है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम। इसका राइट आंसर होगा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन तो आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, इसमें तो कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 67 आया था, एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती हैं, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इस तरीके से नाचते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका तोरंग मिजोरम या कुडुख झारखंड या चेराव मिजोरम। ये तो गलत है। और झूम या झारखंड, इसका राइट आंसर होगा आपका चेराव मिजोरम। इसमें ही आमने सामने बैठ के नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम है बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी या संतोष यादव। इसका राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 69 आया था, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए कथनों में से सही कथन को चुनिए। होली और दीपावली, ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। होली तो पूर्णिमा को दीपावली तो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। ये अमावस्या को, जो होली होती है वो पूर्णिमा को मनाई जाती है। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को बिल्कुल नहीं। दीपावली तो अमावस्या को मनाई जाती है, तो बच्चों को भी पता है। दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसका राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 70 आया था, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है तथा स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो वे पाइप से निकालकर पीते हैं। इस वृक्ष की
जड़ें तथा जड़ों की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती है जब तक नल तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिस पर घने पत्ते लगे होते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका, यह वृक्ष किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। और ए, सी और डी, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। जब स्थानीय लोगों को आवश्यकता होती है तो वो उसका जल निकाल के पीते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के नीचे तक जाती हैं जब तक कि वो नीचे जो जमीन में पानी है वहां तक ना पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 71, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ के हैं, कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ के घर बांस के खंभे पर ज़मीन से बहुत ऊंचे बनाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम या उत्तराखंड? बताइए इसका राइट आंसर इसका होगा असम। असम में बारिश ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 72 आया था, नीचे दिए गए हमारे देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ खाना अच्छा लगता है। ये तो सभी को पता है, उबला नारियल करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ कहाँ का है? ये केरल का है। आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु या केरल? इसका राइट आंसर होगा आपका केरल। ये फूड वाले क्वेश्चन और ये मकानों वाले क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं। इससे ना आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन तो नॉर्मली आते ही आते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से सितंबर, मार्च से जून या जनवरी से मार्च? इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर। और एक और भी पूछा जाता है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, बिहार में कौन सी पेंटिंग फेमस है? मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 74, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है? स्वांगीकरण का क्या अर्थ है? पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरण होना, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग करना, या भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं हो पाता, वृद्धाक्ष में भेज दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 75 आया था, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, या वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, या कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन 76 आया था, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का क्या उद्देश्य है? पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, या फिर सीखने का विस्तार? इसका राइट आंसर होगा आपका सीखने का विस्तार। यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से ईवीएस पेडागोजी, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा आपका सीखने का विस्तार, सीखने का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 77 आया था, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उसके अधिगम के विस्तार में लाभदायी होंगे? किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, या प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, या पशुओं के चित्रों के कटआउट देखना और चित्रों देखना इतना वो नहीं होगा जितना कि उनको प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, उनको रियलिटी में दिखाएंगे, उनको वो ज़्यादा लाभदायी होगा।
उससे बच्चे जल्दी देख के सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आया था, जल से संबंधित त्योहारों के समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा आपका सहपाठी द्वारा सीखना, समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, परिवार तथा समुदायों के बुजुर्गों से बातचीत करना, या शिक्षक से परिचर्चा करना। इसका राइट आंसर होगा आपका परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। तभी तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जो उनके बुजुर्गों के जो पुराने एक्सपीरियंस हैं त्योहारों को मनाने के, जो उनसे रिलेटेड बातें हैं वो आपकी डेवलप होंगी। क्वेश्चन नंबर 79 आया था आपका, कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तक क्यों नहीं है? क्योंकि इसका राइट आंसर होगा क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं, कौशल, भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। जो पर्यावरण की संकल्पनाएं हैं ना, वो किससे सिखाई जाती है? हमारी लैंग्वेज की बुक होती है और मैथ की होती है। कैसे सिखाई जाएगी? लैंग्वेज की बुक में जैसे हम बच्चों को सिखा रहे हैं लैंग्वेज की बुक में, और बच्चों को पहले हम वर्णमाला सिखाते हैं, छोटा आ से क्या होता है, बड़े आ से क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, आ से अनार, बड़े आ से आम, तो ये सारी चीज़ें आम और अनार ये कहाँ से आती है? ये हमारे पर्यावरण से ही आती हैं हमारी ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हम बच्चों को किससे सिखाते हैं? भाषा तथा गणित के द्वारा ही सिखा सकते हैं। और गणित के द्वारा हम जो जोड़ घटाई की जो संकल्पनाएं सिखाते हैं, तो बच्चे इनको ना अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? जल, जंगल, स्मारक या समुदाय? इसका राइट आंसर होगा आपका समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 81, ये आपके सारे पेडागोजी के क्वेश्चन चल रहे हैं। ईवीएस पेडागोजी आपके 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है आपका, और 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 81 आया था, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है? विद्यार्थी अपने समुदाय के सदस्यों के निकट हैं। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है, या फिर प्याजे के मनोविज्ञान नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रिया पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में है। जो उसका फर्स्ट प्राइमरी जो स्रोत है, उसका प्राइमरी सोर्स है, वो कहाँ पे है? वो बच्चे की ही सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में है। अधिगम का बच्चा ज़्यादातर चीज़ें अपने जो सांस्कृतिक होती है, कल्चर होता है, उससे ज़्यादा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 82 आया था आपका, संज्ञानात्मक वादित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? जो कौन से होते हैं? संज्ञानात्मक वादित बच्चे होते हैं जिनको समझने में कठिनाई होती है, कौन सी युक्ति उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, या पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग करें। कैसे बच्चे हैं? जो संज्ञानात्मक वादित हैं, जो देर से समझ पाते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे? कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, मतलब डिवाइड कर देंगे कार्यों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, या फिर संकल्पना मानचित्र बनाना। इसका राइट आंसर होगा संकल्पना मानचित्र बनाना, कॉन्सेप्ट मैप होते हैं वो बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है संज्ञानात्मक स्तर से, सहपाठ्यचर्या क्रियाकलाप से, या समग्र विकास से, या शैक्षिक क्षेत्र से? इसका राइट आंसर होगा समग्र विकास से। क्वेश्चन नंबर 85 आया था, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन के सीखने का आकलन का एक उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना।
ये पर्यावरण अध्ययन के सीखने का आकलन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण बनाना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 87 आया था, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदत, देश के बाहर उनके देश बाहरी लक्षण जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशल को विकसित कर रही है। वह बच्चों को ले गई और उनसे क्या बोलती है कि जानवरों के खाने की आदत और उनके जो देश, उनके लक्षण को है ना, उनको खोजने के लिए कहा है। तो कौन से कौशल विकसित कर रही है, इसका राइट आंसर होगा, बच्चे देखेंगे तो अवलोकन करेंगे, उसको जो समझ में नहीं आएगा प्रश्न करेंगे, संवेदनशीलता और संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 88, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की थीम है जल, मौसम, सामग्री या जानवर। इसका राइट आंसर होगा थीम क्या है, जल। लास्ट सेकंड क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेगा। हम कौन सी 5 जड़ खाते हैं, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल डीजल ना हो, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है, बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण। इसमें क्या दिया, कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन, कौन सा प्रश्न उच्च हाई क्रिटिकल थिंकिंग वाला। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। आपका आज इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 90, 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। किससे आकलन किया जा सकता है, पोर्टफोलियो से, या पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, या प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, या पर्यावरण अध्ययन अवधारणा को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। इसका राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। ये आपके इस सेट के हो गए कंप्लीट आपके 30 क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए आपके साथ सीटेट प्रीवियस क्वेश्चंस को सारे सॉल्व कर पाऊँगी। यदि आपका कोई डाउट हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।